हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। आज हम असेसमेंट अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं आकलन, इसके बारे में जानेंगे, इसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है या जो शिक्षा व्यवस्था है उसे, ये जो मैंने अभी शब्द यूज़ किया प्रक्रिया, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक के शिक्षण के उपरांत बच्चों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में बात करें तो शिक्षक जो विद्यार्थियों को सिखाना चाहता है उसको बच्चे सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकेंगे? उसको सीख करके वो एक समाज के योग्य नागरिक बन सकेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसे कि मैंने कहा कि प्रक्रिया कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, इसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षण, विद्यार्थी के द्वारा अधिगम और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। और उसके आधार पर ही जो उसका मूल्यांकन होता है उसके आधार पर ही उसको जीवन में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचाया जाता है या उसको अग्रसर किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो शिक्षण प्रक्रिया है जिसे कि हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, 3 ध्रुव मैंने अभी अभी आपको बता दिए कि सबसे पहले शिक्षक कराता है। अब शिक्षक जो शिक्षण कराता है उसके लिए वो पहले स्टेप को ध्यान में रखता है, पहले ध्रुव की पालना करता है। वो पहला ध्रुव होता है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति। पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होगा, तभी तो उसकी पूर्ति करने के लिए शिक्षक के द्वारा शिक्षण और विद्यार्थी के द्वारा हम उससे अपेक्षा करेंगे कि विद्यार्थी द्वारा अधिगम किया जाए या व्यवस्था की जाती है शिक्षण अधिगम की। किसके अनुसार? शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार। और इसी तरह से ये 2 ध्रुव, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जब ये संपूर्ण हो जाते हैं तब हम तीसरे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा ध्रुव है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद बच्चे के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद कि उसने कितना अधिगम किया है, किस सीमा तक उसने अधिगम किया है और क्या उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं या नहीं आए। क्योंकि अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। और व्यवहार में परिवर्तन भी कैसा? सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो मूल्यांकन के द्वारा हम ये देखते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन कितना आया है, क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है या नहीं आया है। या इसके अलावा हम इससे क्या जांचते हैं कि इसमें जो हम स्टार्टिंग में पहले ध्रुव के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे, बनाए थे, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो सकी है। क्या उनके अनुसार जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था की गई थी, क्या वो सुचारू रूप से अच्छे से चली है? क्या रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की, सुधार लाने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो क्या किया जाएगा? उसको एज इट इज फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको बतानी जरूरी थी, इन चीजों के साथ आपको जोड़ना जरूरी था। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं असेसमेंट की बात करती हूँ, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से काम करती है, प्रक्रिया किस तरह से चलती है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपसे बात करने चाह रही हूँ हमारे आज के टॉपिक के बारे में, असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने मापन पढ़ लिया है, मूल्यांकन पढ़ लिया है और आज की क्लास में मैं आपको ये आकलन या फिर असेसमेंट पढ़ाने वाली हूँ। मापन में आपने क्या पढ़ा? मापन में आपने पढ़ा कि किन्हीं निश्चित इकाइयों के अंदर हम इसको रख करके, या हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं निश्चित इकाइयों में हम बालक के बारे में जब भी उसकी नॉलेज को चेक करते हैं तो उसको हम मापन में रखते हैं। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, क्या दिया था कि किसी कक्षा में पढ़ाने के बाद हमने अगर उनका टेस्ट लिया तो 10, 20, 15 जितने भी नंबर का टेस्ट है, उनमें प्रत्येक बच्चे ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो उनकी मापन प्रक्रिया कहलाएगी या मापन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसके बाद मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? उसका रैंक डिसाइड कर रहे हैं। तो
उस टेस्ट के नंबर सबने अलग अलग प्राप्त किए हैं, जो जो लिखा, जिसका जैसा आंसर था क्वेश्चन का वैसे आपने नंबर दे दिए, तो ये मापन था। उसके बाद रैंक डिसाइड कर दिया, तो ये मूल्यांकन था। और मैंने आपको ये बताया था कि मूल्यांकन में मापन आधार का काम करता है, और मापन में मैंने आपको ये भी बताया था कि कितना प्रश्न का उत्तर देता है, और इसका संबंध संख्या या परिमाण के साथ होता है। परिमाण माने नाप तोल, इकाइयां बोल दी है मैंने, और वैसे मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन पढ़ाया था वहाँ पे ये सारा कुछ विस्तार से मैंने आपको बता दिया था। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है, आपको भी लगता है कि कुछ और जानना बाकी है, या अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखिए, जिस तरह से मूल्यांकन से पहले मापन किया जाता है और मूल्यांकन में मापन निहित होता है, सम्मिलित होता है, तो उसी प्रकार से मापन, मूल्यांकन, तो तीसरा स्टेप कौन सा होता है? वो होता है आकलन। ठीक है, मापन, मूल्यांकन, आकलन, मेजरमेंट, इवोल्यूशन, असेसमेंट, तीसरा स्टेप है ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मापन, मूल्यांकन, आकलन, मेजरमेंट, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहुंचते हैं। जितना मैंने आपको बता दिया है उससे अब आपका इसे समझना, जो यहाँ लिखा है इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। चलिए, आकलन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। आकलन की अवधारणा का संबंध अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने से होता है। अधिगम प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताया था, हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी एक प्रक्रिया है जिसमें हम बालक के अधिगम के लिए शिक्षण कराते हैं, और इससे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उनके अनुसार ही शिक्षण व्यवस्था की जाती है, अधिगम व्यवस्था की जाती है। तो ये जो अधिगम प्रक्रिया या जो अधिगम व्यवस्था होती है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी उसके गुणों में वृद्धि करना और उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना, कि वो और भी ज्यादा, एक तो क्या हो जाए, गुणवत्तापूर्ण हो जाए, और दूसरा प्रभावशील हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है आकलन में, असेसमेंट में। ठीक है, अब अगर असेसमेंट शब्द की बात करती हूँ तो असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं, और अगर हम इसके हिंदी रूपांतर की बात करें कि हिंदी में असेसमेंट का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब या इसका अर्थ क्या होगा? निर्धारण करना या राय बनाना। निर्धारण करना या राय बनाना। अब स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला मापन, मूल्यांकन, आकलन, मेजरमेंट, इवोल्यूशन, असेसमेंट। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए कि जब तक मापन नहीं होगा तो मूल्यांकन संभव नहीं है। मैंने बोला था मापन में हम टेस्ट लेंगे, बच्चे के जो प्राप्तांक हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और उसके बाद वो प्राप्तांक टेस्ट के भी हो सकते हैं, परीक्षा के भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर होने चाहिए, क्योंकि मापन का संबंध किससे है? संख्या या परिमाण के साथ है। तो किससे उसका संबंध है? संख्या या परिमाण के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास मार्क्स होने चाहिए, अंक होने चाहिए। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? उसका रैंक डिसाइड करते हैं। पूरी क्लास में या पूरी क्लास के बच्चों के साथ उस एक बच्चे के जो मार्क्स हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है, कंपैरिजन करके हम क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालते हैं। ऐसा किया जाता है। अब आपने जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या उसका रैंक जो डिसाइड किया है, क्या वो बिना मापन के पॉसिबल है? क्या बिना मापन के आप बच्चे का रैंक डिसाइड कर सकते हो कि ये बच्चा यहाँ पे आता है या ये बच्चे का रैंक ये वाला है? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मापन के बिना मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा मापन आधार का काम करता है मूल्यांकन के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे असेसमेंट का अर्थ है निर्धारण करना या राय बनाना। तो बताइए, क्या मूल्यांकन के बिना किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाई जा सकती है, या उसके बारे में निर्धारण किया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है, या ये व्यक्ति इतनी बुद्धि का, ये बालक इतनी बुद्धि का है, इस बालक में इतनी प्रतिभा है? क्या हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी बुद्धि के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं, या फिर अपनी राय बता सकते हैं, बना सकते हैं या
है, निर्धारण कर सकते हैं बिना मापन और मूल्यांकन के? तो नहीं कर सकते। हम बालक की परीक्षा क्यों लेते हैं, बालक का टेस्ट क्यों लेते हैं? इन सभी को चेक करने के लिए तो लेते हैं। अगर हम मापन नहीं करेंगे, हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि बालक किस कैटेगरी का है? हम अगर अब उसके बारे में एक निश्चितता लाना चाहें, अगर हम उसके बारे में एक निष्कर्ष लेना चाहें, निर्धारण करना चाहें, राय बनाना चाहें, तो नहीं बना सकते जब तक कि हमारे पास मापन या मूल्यांकन आधार के रूप में नहीं होंगे। तो जिस तरह से मूल्यांकन बिना मापन के नहीं हो सकता, उसी तरह से असेसमेंट भी, आकलन भी बिना मापन और मूल्यांकन के संभव नहीं है, नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम किसी के बारे में भी राय बनाने से संबंधित देख लीजिए या फिर निर्धारण करने से संबंधित तभी हम कर सकते हैं जब हमने बालक के प्राप्तांक जान लिए हो, जब हमें बालक का रैंक पता हो कि वो किस कैटेगरी में स्टैंड करता है। क्योंकि आपको पता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्लास में सब बच्चे अलग अलग होते हैं, रुचि के आधार पर अलग अलग होते हैं, आयु के आधार पर भी अलग हो सकते हैं। इसके अलावा उन सब की आवश्यकताएं, योग्यताएं, क्षमताएं सब अलग अलग होती हैं। तो वो बालक अगर कहें कि बुद्धि के अनुसार किस कैटेगरी में आने वाला है, सामान्य बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक है या इंटेलिजेंट है या फिर गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है या मंदबुद्धि बच्चा है, पिछड़ा बालक है, समस्याग्रस्त बालक है, ठीक है, कैसा बालक है, ये कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास उसके मापन और मूल्यांकन का आधार होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि असेसमेंट या आकलन किस पे डिपेंड करता है? मापन या मूल्यांकन के पर डिपेंड करता है, उसको आधार के रूप में लेकर के चलता है। अब ये तो हो गया यहाँ पे इसका मीनिंग, और हम इसके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ सकें या फिर हम ये देखें कि इसके अंतर्गत किया क्या जाता है आकलन या असेसमेंट में, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए मैं आपके लिए दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लेके आई हूँ। यहाँ पे आकलन की परिभाषाएं हैं दो, पहली है प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार, दूसरी है श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार। इन परिभाषाओं से हमें असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। देखिए, जहाँ पे हमें सब्जेक्टिव परीक्षा में आंसर लिखना हो, आकलन की अवधारणा को समझाना हो, तो वहाँ पे तो ये डेफिनेशंस हमारी मदद करती ही हैं, क्योंकि हमको एज इट इज़ याद करके और उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं परीक्षा में। इससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर हम परीक्षा की बात करें, कॉम्पिटिशन्स फाइट करने की बात करें, तब भी आपको ये पता है कि कई बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर परिभाषा देके पूछा जाता है कि अमुक परिभाषा किस विद्वान के द्वारा या किस लेखक के द्वारा दी गई है, किसकी ये परिभाषा है, हमें बताना होता है। तो इस नज़रिए से भी, इस दृष्टि से भी परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट हैं। तो परिभाषाएं, चाहे आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, दोनों ही दृष्टियों से परिभाषाएं, डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है आपके सामने प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो आकलन या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्धारण, किस चीज का निर्धारण या किस चीज का आकलन? तो आकलन या निर्धारण का आशय है उन सभी नीतियों, किसके बारे में, जो भी बालक के लिए विद्यालय व्यवस्था के अंदर, विद्यालय के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसके संबंध में, सिद्धांत जो बनाए गए हैं, विधियां जो अपनाई गई हैं, उन सभी की समीक्षा करना है। समीक्षा मतलब क्या होता है? इस शब्द को देखिए, सम धन इच्छा, समान दृष्टि से देखना, अर्थात जो भी विद्यालय के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था की गई है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, उन सभी से संबंधित जो भी नीतियां हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी विधियां अपनाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा करनी है। समीक्षा मतलब समान दृष्टि से देखना है कि उनमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं और क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है।
जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं, बालक की दो प्रकार की आवश्यकताओं की यहाँ पे बात की गई है। पहली है शैक्षिक आवश्यकता, शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक की आवश्यकता होती है कि उसे ये नॉलेज मिलनी ही चाहिए, उसे इस चीज़ की शिक्षा दी ही जानी चाहिए, वो है शैक्षिक आवश्यकता उसकी। और सामाजिक आवश्यकता मतलब समाज के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या समाज से जो बच्चा अपेक्षाएं रखता है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं जो समाज के द्वारा पूरी की जानी है, उनको बोलते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। तो जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो ऐसी नीतियां, ऐसे सिद्धांत, ऐसी विधियों की समीक्षा की जाती है निर्धारण या आकलन में, जिनके द्वारा छात्र की शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान होता है और उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, बालक की जो भी आवश्यकताएं हैं, बालक की जो भी जरूरतें हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए विद्यालय के द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी सिद्धांत अपनाए जाते हैं, जो भी विधियां बनाई जाती हैं, उन सभी की समीक्षा की जाती है इस आकलन में कि क्या उनमें कोई सुधार लाने की आवश्यकता है या वो अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन है आपके सामने श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार, निर्धारण या फिर आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा करने से है। देख लीजिए, पहली लाइन यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। ठीक है, सेम ही लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही बात यहाँ पे कही गई है, यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही बात कही गई है। अर्थात नीतियाँ, सिद्धांत और विधियाँ, नीतियों, सिद्धांतों, विधियों सेम है, और ये भी कहते हैं कि उनकी समीक्षा करनी है और ये भी कहती हैं कि समीक्षा करनी है। जो सभी प्रकार के छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक, अब यहाँ पे इन्होंने कहा था शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान, ये क्या कहते हैं, शैक्षिक एवं अशैक्षिक। तो जो अशैक्षिक होता है स्टूडेंट्स, वही तो सामाजिक होता है। शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र से बाहर मतलब सामाजिक क्षेत्र। तो वहां पे उन्होंने शब्द यूज कर लिया सामाजिक आवश्यकता, इन्होंने उसको कह दिया अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उसकी पूर्ति कर, फिर क्या करती हैं, छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन करती हैं। कैसा मार्गदर्शन करती हैं, सम्यक मार्गदर्शन करती हैं, संपूर्ण गाइडेंस देती हैं, अच्छी तरह से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कौन देती है, आकलन या निर्धारण। तो निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा करने से है। सेम ही लाइन है ऊपर वाली, नीचे वाली का मीनिंग भी वही है कि हमने बालक के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की है, जो उसके लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था की गई है, या विद्यालय जो करता है शिक्षा की व्यवस्था, उसके लिए जो विभिन्न प्रकार की वो नीतियां बनाता है, सिद्धांत अपनाता है, विधियों को अपनाता है, उन सब की समीक्षा की जाती है। किसमें, किस प्रक्रिया में, आकलन या निर्धारण में। ये जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विधियां हैं, वो क्या काम करती हैं, सभी प्रकार के छात्रों की ये शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, पूर्ति भी करती हैं और फिर छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन भी करती हैं, पूर्ति करती हैं तथा सम्यक मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई श्रीमती R.K. शर्मा के द्वारा दी गई डेफिनेशन या परिभाषा। दोनों डेफिनेशन एक जैसी ही हैं, पहले भी बता चुकी हूँ आपको मैं, सिर्फ अंतर देखना चाहोगे तो इन्होंने, प्रोफेसर S.K. दुबे ने बात की है शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं की, और इन्होंने बात की है शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की। ये कहते हैं पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है और ये कहते हैं पूर्ति करती है, साथ में छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन भी करती हैं, अर्थात बच्चों को गाइडेंस भी देती हैं ये नीतियां, ये सिद्धांत और ये विधियां। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस, अगर एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं
ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट आपको पता ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मापन मूल्यांकन जिस तरह से इम्पॉर्टेंट था तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आकलन की अवधारणा का संबंध अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने से होता है। अब यहाँ पे ये देख लो, ये नीतियां, सिद्धांत और विधियों की बात हुई थी ना, इनकी समीक्षा करने का मतलब भी क्या हुआ? ये जो दो डेफिनेशन में जो भी नीतियां, सिद्धांत और विधियां हैं, उनकी समीक्षा करने की बात हुई है। तो आखिर इनकी समीक्षा करनी क्यों है? ताकि हमें पता चल सके कि अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता कैसी है, उसकी प्रभावशीलता कैसी है ना। ऐसा करके हम क्या करना चाहते हैं? अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना चाहते हैं। ठीक है। फिर असेसमेंट का मतलब निर्धारण करना और राय बनाना। तो राय तब तक नहीं बन सकती या निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना ना प्राप्त हो, अर्थात जब तक हमें बालक के जो शैक्षिक क्षेत्र में जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में ना पता हो। तो शैक्षिक क्षेत्र की उपलब्धियां उसकी क्या होती हैं? जो वो विभिन्न सब्जेक्ट्स के टेस्ट कह लो या परीक्षा कह लो, उसके जो मार्क्स होते हैं वो होती हैं उसकी शैक्षिक क्षेत्र की उपलब्धियां। अर्थात उन उपलब्धियों को, जो शैक्षिक क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, उनको सबसे पहले कौन से तराजू में तोला जाता है या क्या किया जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो सबसे पहले किया जाता है बालक का मापन। तो मापन के बाद मूल्यांकन, और जब तक मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते, बालक के बारे में राय नहीं बना सकते, बालक का आकलन या असेसमेंट नहीं कर सकते, बालक के बारे में कोई भी निर्धारण नहीं कर सकते। तो असेसमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मापन या मूल्यांकन की जरूरत होती है। मापन और मूल्यांकन, या भी मत लगाओ, मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है असेसमेंट के लिए। ठीक है। और इसी जब यहाँ पे निर्धारण कर लिया जाता है किसी भी व्यक्ति का, मान लो असेसमेंट कर रहे हैं, जब हम निर्धारण हो गया उसके बारे में एक एग्जैक्ट राय बन गई मापन और मूल्यांकन के आधार पर, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि बालक ने जो काम किया है वो इस लेवल का है, और डिसीजन लेकर के बालक को अगली क्लास में हम प्रमोट भी कर सकते हैं। अगर ये प्रमोशन से रिलेटेड है तो इसी के आधार पर प्रमोशन दिया जाना है या नहीं दिया जाना, ये भी डिसाइड हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त चयन या नियुक्ति में भी इसकी हेल्प ली जाती है। ठीक है। तो असेसमेंट से पहले मापन मूल्यांकन चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो आकलन मैंने आपको तीसरे नंबर पे ही पढ़ाया है। इससे पहले मैंने आपको मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट इसीलिए करा दिया। मापन और मूल्यांकन के बारे में सब कुछ बता चुकी हूं मैं आपको। ठीक है। मापन और मूल्यांकन से संबंधित उनके कॉन्सेप्ट को आप देख चुके हो, उनकी भी डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी। इसके अतिरिक्त मैंने उन दोनों की विशेषताएं आपको करवा दी हैं। प्रकार मापन, दो प्रकार का, भौतिक मापन और मानसिक मापन। मूल्यांकन 3 प्रकार का बता दिया था मैंने आपको, निदानात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक। इसके अलावा मूल्यांकन का क्षेत्र भी मैंने आपको करा दिया था। फिर मैंने आपको मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है उसके अंतर्गत दोनों के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करवा दिया था, फिर से आपकी रिवीजन करवा दी थी। और ये सब कुछ मापन और मूल्यांकन के बारे में जानने के बाद आज हमने बात की है आकलन। और आकलन के कॉन्सेप्ट में आकलन या असेसमेंट का अर्थ क्या है? राय बनाना या फिर निर्धारण करना। तो जब तक हम मापन या मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक के बारे में ना तो कोई राय बना सकते हैं और ना ही कोई निर्धारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये 2 डेफिनेशन हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, थोड़ी अलग हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट अच्छे से जान लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपने क्या करना है? आपने जिस तरह से पहले आप टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहे हैं, नोट्स बनाते रहे हैं, उसी तरह से
वीडियो देख ली है, नोट्स बना लिए हैं, अब उसे क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।